કવિતાની પાછળ એક કિસ્સો છે. કવિતાનું શીર્ષક છે ગૃહ ઉદ્યોગ. અને કિસ્સો એવો છે કે હું અને મારી પ્રેયસી, જેની જોડે લગ્ન થઈ ગયા મારા હમણાં, એ બંને ઝઘડતા હતા. અને ઝઘડતા હતા એવા મુદ્દા પર જે સાવ વાહિયાત હતો. પોલિટિક્સ પર ઝઘડતા હતા અમે લોકો. અને એ ઝઘડામાં એ કશુંક એવું બોલી મને, તો મેં એને એવું કીધું કે સ્ટોપ પ્લીઝ, ઝઘડો બંધ કર. અહીંયા કશુંક મને લખવું છે જે તું લાઈન બોલી છે. કેમ કે એ તો એક તો એ લિંગ્વિસ્ટ છે, ભાષાશાસ્ત્રી છે, એટલે અમારે ભાષા ઉપર બી બબાલ બહુ થાય, લોચો બહુ પડે મારે. તો એ ટાઈમે એ એક વસ્તુ બોલી ગઈ જે મને એવું લાગ્યું કે યાર આ ધીસ ઇઝ ધ પોએમ. એટલે મેં કીધું સ્ટોપ કર, આપણે અહીંયા ટુ બી કન્ટિન્યુ કરીશું લખ્યા પછી. તો એ ઝઘડો સ્ટોપ કરીને આ કવિતા લખી. અને પછી થયું કે ફોન કરીને મેં પહેલાં એને સંભળાવી, એ કે મજા પડી, બધું ચાલ હવે ઝઘડીએ. એટલે તો એ આ ઝઘડામાંથી નીકળેલી કવિતા છે, ગૃહ ઉદ્યોગ. અને આ છે ને લેખકો કવિઓ અને એના વિશેની જ વાત છે. સટાયરિકલ હોય કે કંઈ પણ અંદર તમને મજા આવશે. आइए ले जाइए, आइए ले जाइए, मैं हर किस्म के इमोशंस बनाता हूं. आइए ले जाइए, मैं हर किस्म के इमोशंस बनाता हूं. लीची रोड के सामने वाली फुटपाथ पर ठेला लगाया है मैंने. आइए ले जाइए, मैं मन चाहे इमोशंस बेचता हूं. दाम की फिक्र न करे, 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक की भावनाएं मैन्युफैक्चर करता हूं मेरे गृह उद्योग में. बस हल्का हल्का क्वालिटी में फर्क होगा. साहब झूठ बोलूं तो मैं नरक में जाऊं. मेरी जुबान के दाम वसूलता हूं. फिर भी संदेह हो मेरी प्रोडक्ट पर तो जरा चख कर टेस्ट कर ले जाइए. फालतू गर बोलूं साहब तो मेरी गर्दन और आपकी तलवार. पर ये सुख दुख और संतोष तो बड़े कच्चे और छोटे इमोशंस हैं. कभी कभी तो ये पड़े पड़े सड़ जाते हैं, इसीलिए मैं उसका माल कम बनाता हूं. अजी यहां देखिए, ये गुलाबी गुलाबी प्यार कॉलेज के लड़के लड़कियां अक्सर ले जाते हैं. इसमें भी 2 क्वालिटी है साहब, सच्चा झूठा. कभी कभी तो कई मस्करे लड़के लड़कियां इन दोनों पुड़ियों को मिलाकर ले जाते हैं. फिर भी 1 रुपया ज्यादा नहीं लेता मैं उनसे, बड़ा उसूल वाला व्यापारी हूं. ये इधर देखिए, सफेद सफेद सच्चाई मेरे गृह उद्योग की सबसे खतरनाक प्रोडक्ट है. खरीदना हो तो ही छूना, वरना इस पर चढ़ा कांच आपका कलेजा काट देगा. नरोवा कुंजरवा बोलने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा. अरे डरिए मत, इसकी गर्द भी नहीं उड़ेगी आप तक, जैम पैक करके रखा है. हाँ जी, ठीक पहचाना आपने. ये लाल लाल जो है लालच की पुड़िया है. ये अलग अलग फ्लेवर में मिल जाएगी साहब. मेरी इस पुड़िया की खासियत यह है कि इसे खाने से मुंह से बदबू भी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें तो मैं मेंथोल की मिश्री घोलकर रोज ताजा ताजा ही ऑर्डर लेकर पकाता हूं. हाँ हाँ, छू लीजिए उंगलियों के पोरों से. 1 मिनट, हाथों में दस्ताने और मुंह पर मास्क लगा दीजिए, ये पुड़िया एलर्जिक है. 1 मिनट, हाथ में दस्ताने और मुंह पर मास्क लगा दीजिए, ये पुड़िया एलर्जिक है. पहली बार जब ये इमोशन बनाया था तो लेबोरेटरी में टेस्ट कराना भूल गया था. अब उसके जेम्स हवा में फैल गए हैं. ये हरा हरा हवस है, ये रक्त बीज की तरह जहां जहां टपकता है वहां उग आता है. गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया है, पर हमारे यहां तो जो चीज बैन है वही ज्यादा बिकती है. मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल की कबड्डी खेलनी हो, बुरके के पीछे के जिस्म को लबालब लूटना हो, सामूहिक रेप का अद्वितीय आनंद उठाना हो, या फिर इससे भी ज्यादा कोई और विकृत मजा लेना हो तो ले जाइएगा. वैसे ये मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, पर आजकल ये गांधी की ईमानदारी से भी सस्ता बिकता है. पुलिस से मत डरिए, इसके खाने से कायदे कानून की तो ऐसी तैसी हो जाएगी. अंदर की बात बताऊं साहब, वो लोग भी इसके प्री ऑर्डर देते हैं मुझे. खामखा ज्यादा सोच अंदर की बात बताऊं साहब, वो लोग भी इसके प्री ऑर्डर देते हैं मुझे. खामखा ज्यादा सोचिए मत, मन करे तो ले जाना, डिस्काउंट कर दूंगा. अरे छोटू, दिल्ली के देहाती मंत्री के पढ़े लिखे पीए का फोन है, उनको ये पुड़िया भिजवाएगी नहीं, और देखना होलसेल का भाव लेना इनसे. हाँ हाँ साहब, आराम से देख लीजिए. और भी बहुत से अप्राप्य इमोशंस मैन्युफैक्चर किए हैं मैंने.
ये ग्रीक हमारशा तो मेरी यूएसपी है। ये ग्रीक हमारशा तो मेरी बधाમાં એક हमारशा હોય આપણો। ये ग्रीक हमारशा तो मेरी यूएसपी है। शेक्सपियर के मैकबेथ की महत्वाकांक्षा का पेटेंट करवाया है मैंने। किंग लियर की पसंदीदा खुशामद खोरी तो कोने कोने से लोग लेने आते हैं। ओथेले की जेलसी जलेबी की तरह बिकती है यहाँ। जिस पर बॉलीवुड ने इंडियन कश्मीरी फिल्म बनाई थी, उस पागल हेमलेट की इनडिसाइसिवनेस की भी पुड़िया है मेरे पास। अब मेरी मोनोपोली देखिए। भरत मुनि के 9 रसों के डीएनए को एक दूसरे में घोलकर नई भारतीय भावनाएं इजाद की है मैंने। जैसे अकेलापन, बेचैनी, वॉइड, विकृति, पागलपन, फेमिनिज्म, टॉलरेंस, इंटॉलरेंस आदि। सुख दुख तो बड़े कच्चे और चिंदी चोर इमोशंस हैं। जेब की चिंता मत कीजिए, 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के इमोशंस मिल जाएंगे मेरे गुरु उद्योग में। आइए साहब, ले जाइए। मैं आपके पसंदीदा इमोशंस मैन्युफैक्चर करता हूं। लीची रोड के सामने वाली फुटपाथ पर ठेला लगा के सस्ते दाम बेचता हूं। ये कविता जब मैंने तब लिखी थी जब मैं प्रकाश हिंदी हाई स्कूल में पढ़ाता था, लगभग 3 साल पहले। मेरे घर से मैं बाहर निकला और वहाँ चौराहे पर मैंने एक घटना देखी कि एक बस ने एक साइकिल को टक्कर मारी है और वहाँ सब गिरा हुआ है। और उसको देखकर मतलब ये कविता निकली थी। साइकिल का पहिया टूटा हुआ है, टिफिन मतलब निकला हुआ है और ये सब है। तो भूख, टिफिन और मेहनत शीर्षक है कविता का। कल दोपहर भरी भरी सड़क के बीच तेजी से दौड़ती बस के नीचे उसकी मुकद्दस मेहनत बहुत आसानी से कुचल गई। मुकद्दस यानी पवित्र। कल दोपहर भरी भरी सड़क के बीच तेजी से दौड़ती बस के नीचे उसकी मुकद्दस मेहनत बहुत आसानी से कुचल गई। जंग खाई हुई उसकी बूढ़ी साइकिल चिपक गई बस के पहिए से, किसी बुजुर्ग के चेहरे पे चिपकी झुर्रियों की तरह। उसके पहियों की हवा निकल गई फुस करके, किसी बेकार हौसला खोए हुए युवक की तरह। उसके मजबूत हाथों की सख्त उंगलियां नरम हो गई, आने वाले दिन की खुशी की तरह। उसके पांव की छाल पूरी की पूरी छिल गई और उसमें से निकला सुर्ख मांस का अगदल टुकड़ा उसके मेहनती चप्पल के तलवे से लग गया। जरनिगार गली का मवाली कुत्ता, जरनिगार है ना चकाचौंध, जरनिगार गली का मवाली कुत्ता उसके मेहनती चप्पल को चाटता चाटता घसीटता घसीटता ले गया कहीं वीराने में और उस सुर्ख मांस के अगदल टुकड़े को पूरे का पूरा जब्त कर लिया अपने आदमखोर पेट में। उसके टिफिन से प्याज का एक गोटा, रोटी के 2 टुकड़े झांकने लगे बाहर, तो उन्हें किसी फनकार फकीर के भूखे लड़के ने लोगों की नजरों को नजरबंदी करके रख लिए अपनी जादुई थैली में। तब उस भूख के होठों पे मीठा चांद मिलने की खुशी जगमगाई। तब उस भूख के चेहरे पे स्वादिष्ट आसमां का एक बूटा मिलने की लहर सरसराई और सूरज की तीखी रोशनी में चौराहे पे औंधे पड़े उस 2 कौड़ी के टिफिन से निकले गुड़ का रस उसके आरजुओं के जिस्म से निकले लाल लहू के रस में पल भर में विलीन हो गया। कल दोपहर भरी भरी सड़क के बीच तेजी से दौड़ती बस के नीचे किसी का पाक वजूद बहुत आसानी से कुचल गया। हड़वा થઈને જઈએ અને બે નાની છે અને એક મોટી છે। કવિતાનો માહોલ છે તો એ વિશે આ બહુ તાજી લખાયેલી કવિતા છે। આજના માહોલ, આજના પરિપ્રેક્ષ્યમાં रद्दीवाला। टेबल पर पड़ी डायरियों में से वे कभी बाहर निकल ही न पाए। टेबल पर पड़ी डायरियों में से वे कभी बाहर निकल ही न पाए। सफेद कागजों ने भी उन्हें बैन कर दिया हाशियों की जंजीरों में। जैसे हर दौर में बैखौफ लोगों को जकड़ लिया जाता है, क्योंकि ऐसे क्रांतिकारी
सच और झूठ से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसके शब्दों को नजर कैद कर लिया है बड़ी बड़ी साहित्यिक अकादमियों के अदीबों ने। उसके आसपास के कवियों को भी यह खौफ था कि इसके गीत कविताएं भड़का न दे भाषा की आग नए नए रूपकों से। किसी संत या धर्म गुरुओं ने भी हिम्मत नहीं की उसकी कविताओं को अपनी राम कथाओं में कोट करने की। अगर ऐसा होता तो आज वो भी अवार्ड विनिंग महान कवि बन गया होता। पर क्रांतिकारी कवियों का वर्तमान नहीं, मौत के बाद का भविष्य उजला होता है। पर फिर भी ताउम्र वो लिखता रहा बदलते वक्त की कविताएं। अनगिनत डायरिया भर दी अपने जिंदगी के सफर से। पर उसके अल्फाज और वो खुद कभी आजाद हो न पाए टेबल पर पड़ी उस रद्दी डायरियों की कैद से। अरसे के अरसे बदल गए और दोनों की उम्र हो गई। लोगों के ठोकरों की धूल जब उड़ती तो उसके अल्फाज खांस उठते जैसे वो खांस रहा है। दोनों को कैंसर हो गया है। अब एक घूंट दारू का, अब एक घूंट शब्द का जान ले सकता है दोनों की। पर आखिरी हिचकी तक वो लिखना चाहता है। भले ही उसकी कविताओं ने उसे बेटी के स्कूल प्रवास जाने की जिद पूरी करनी जितनी भी औकात न दी हो। दोनों की खांसी रुक नहीं रही। शायद ये आखिरी लम्हा हो। बिस्तर पर रेंगता वो बूढ़ा कवि और पीले पन्नों पर छटपटाते उसके शब्द। दोनों कोर्ट के कटघरे में खड़े सत्य जितने लाचार लगते हैं। बस अब फैसला कर दो दोनों का। दहलीज पर खड़ी कवि की बुढ़िया जिसने कवि को और उसके शब्दों को पूरी जिंदगी अपने मजबूत कांधों पर ढोया है, आखिरी वक्त में अपने बूढ़े कवि को हारता नहीं देख सकती। मुक्ति की दुआ जलाए वक्त की राह तक रही है। घड़ी में 3 के डंके बजते ही रद्दी वाले ने आवाज दी। बुढ़िया ने अपने कवि के शब्दों को डायरियों की नजर कैद से मुक्त कर दिया। रद्दी के मोल बेच दिया और आधा सेर दारू खरीद बूढ़े कवि के अधरों पर धर दिया। आखिरी बूंद के बाद कवि ने अपनी अंतिम कविता पढ़ी। आखिरी बूंद के बाद कवि ने अपनी अंतिम कविता पढ़ी। कौन कहता है कि मेरे शब्दों की कोई कीमत नहीं? कौन कहता है कि मेरे शब्दों की कोई कीमत नहीं? देखो आज उसने मोक्ष को भी खरीद लिया। फिर कवि आखिरी बार ऐसे मुस्कुराया जैसे पूरा मुशायरा लूट लिया हो। अब 2 छोटी सी नज्म, फिर अपने आप को विराम दूंगा। उल्कापात। मैं एक बार फिर दहकता हुआ कॉलेज के गेट से बाहर निकल गया। मैं एक बार फिर दहकता हुआ कॉलेज के गेट से बाहर निकल गया जब कॉलेज के 5 साल बाद अलुमनाई का गेट टुगेदर था। पुराने टीचर, पुराने दोस्त नए किरदार पहनकर पुरानी स्क्रिप्ट ड्रामेटाइज कर रहे थे। टाइम ट्रैवल कर रहे थे जैसे कि तुम एक आंच की तरह हमारे बीच से उल्कापात की तरह गुजरी और मेरे मन के सूखे जंगल ने एक बार फिर आग पकड़ ली और मैं एक बार फिर दहकता हुआ कॉलेज के गेट से बाहर निकल गया। और आज की मेरी अंतिम रचना सुनाता हूं आपको, जिसका शीर्षक है लॉस्ट एंड फाउंड। मैं तब से उस एयरपोर्ट पर नहीं जाता जहां से तुम मेरे हाथों से खो गई थी। मैं तब से उस एयरपोर्ट पर नहीं जाता जहां से तुम मेरे हाथों से खो गई थी। उस दिन पूरा एयरपोर्ट छान लिया था। हर एक सिक्योरिटी वालों के दस्ताने भी सूंघ लिए थे, पर तुम्हारे परफ्यूम की महक भी रूठ गई थी मुझसे। उसके बाद हर एक लम्हे के सीसीटीवी में भी देखा, पर तुम नहीं मिली। उसके बाद हर एक लम्हे के सीसीटीवी में भी देखा, पर तुम नहीं मिली। आज फिर खराब मौसम की वजह से फिर उसी एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। काफी खाली समय था तो लॉस्ट एंड फाउंड के काउंटर पर तुम्हारा नाम लिखकर फॉर्म भराया हूं। शुक्रिया दोस्तों।